हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अन इंग्लिश चैनल। तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि किस तरह से क्लासिफिकेशन कंडक्ट की गई और किस तरह से किंगडम्स को बनाया गया। नेक्स्ट उसके बाद हमने पढ़ा था कि जो मोनेरा किंगडम है हमारा, उस मोनेरा किंगडम के अंदर किस तरह से हमने करेक्टर्स को डिफाइन किया था कि जो बैक्टीरिया होता है वो कितनी शेप्स का होता है, बैक्टीरिया रिप्रोडक्शन कैसे करता है। तो हमने एक करेक्टरिस्टिक फीचर्स बैक्टीरिया की स्टडी किए थे। तो बेटा आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं कि ये जो मोनेरा है, ये हमारा जो बैक्टीरिया का किंगडम है। हमने क्या बोला था मोनेरा को, दीज आर द सोल मेंबर्स ऑफ दीज किंगडम्स आर द बैक्टीरिया। हमने क्या बोला था कि जो सोल मेंबर्स है इस किंगडम के, वो कौन है, हमारे बैक्टीरियाज है। अब हम पढ़ेंगे कि बैक्टीरिया की क्लासिफिकेशन कैसे की गई। तो यू नो दैट कि किंगडम के बाद क्या बनाए जाते हैं, फाइलम बनाए जाते हैं, फाइलम के बाद क्लासेस आती है। तो इसी तरह से अगर हम मोनेरा को किंगडम मान के चले तो इस किंगडम की क्लासिफिकेशन में दो फाइलम को रखा गया। दैट फाइलम्स आर अवर, फर्स्ट इज आर्के बैक्टीरिया एंड सेकंड इज यू बैक्टीरिया। अब जो ये आर्के बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया है, दीज आर अवर फाइलम्स। तो हम आर्के बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। जनरली आर्के बैक्टीरिया है क्या, दीज आर द स्ट्रिक्टली अनएरोब। अब मैम आपने सीधा पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, तो बेटा हम इसके अंदर क्या करेंगे, हम पहले इसके फीचर्स पढ़ेंगे। तो आर्के बैक्टीरिया, आर्के बैक्टीरिया को पहली बात तो मैंने बोल दिया स्ट्रिक्टली अनएरोब है। अब स्ट्रिक्टली अनएरोब का मतलब है कि अगर आप इसको पढ़ रहे हो तो दिमाग में ये इमेज बना लो कि ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहने वाले बैक्टीरिया है। जबकि हम यू बैक्टीरिया पढ़ेंगे, दे आर फाउंड इन एनी कंडीशंस, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी, ऑक्सीजन की एब्सेंस में भी। पर यहाँ पर आर्के बैक्टीरिया जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रहते हैं। तो मैम इससे और इसमें क्या फर्क हुआ, तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में रह रहे हैं वो कौन सी ऑक्सीजन की एब्सेंस वाली जगह है जहां पर एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स क्या है, प्रेजेंट है। अब एक्सट्रीम इन्वायरमेंट का क्या मतलब है, एक्सट्रीम इन्वायरमेंट्स का मतलब है कि जहां पर एक नॉर्मल ऑर्गेनिज्म या नॉर्मल अदर ऑर्गेनिजम्स का सर्वाइवल क्या है, मुश्किल है, उस इन्वायरमेंट्स में ये बैक्टीरियाज मिलते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, आर्के बैक्टीरियाज बोलते हैं। अच्छा मैम उस इन्वायरमेंट में मिलते हैं इसलिए हम इनको आर्के बैक्टीरिया बोलते हैं, बिल्कुल, क्योंकि आर्के वर्ड यहाँ पर जो यूज किया गया है बेटा उसका मीनिंग होता है एंशिएंट। आर्के का मतलब क्या होता है, एंशिएंट। अब जो ये एंशिएंट वर्ड है, एंशिएंट से आपको पता है कि जब हमारी धरती बनी थी तो क्या हमारी धरती ऑक्सीजनिक थी, नहीं, इनिशियली हमारी धरती जो थी वो कैसी थी, अनएरोबिक थी, मतलब अनऑक्सीजेनिक थी। और यही अनऑक्सीजेनिक जो हमारी लैंड थी, जो हमारी अर्थ थी, तो वहां का एनवायरमेंट क्या था, जैसे हम आज रह रहे हैं, क्या ऐसा एनवायरमेंट था, नहीं, दे आर हैविंग अ वेरी कॉम्प्लेक्स एनवायरमेंट। तो हम बोलते हैं कि आर्के बैक्टीरिया उस एरा के बैक्टीरिया या उस टाइम के बैक्टीरिया है जब हमारी धरती में ऑर्गेनिजम्स का बनना क्या हुआ था, स्टार्ट हुआ था, और जहां पर ऑक्सीजन भी नहीं थी और जहां का एनवायरमेंट क्या था, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम था। तो यहीं से हमें पता चलता है कि आर्के बैक्टीरिया में हम उन बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ने वाले हैं जो स्ट्रिक्टली अनएरोब है और जो एक्सट्रीम या फिर हार्श कंडीशन में रहते हैं। हार्श का मतलब हमारे लिए, तो हार्श का मतलब क्या होता है कि जो हमें नुकसान पहुंचाए। तो अब हमें तो नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो आर्के बैक्टीरिया क्या करते हैं, जो कंडीशंस हमें नुकसान पहुंचाती है उस कंडीशंस में रहना या उसी कंडीशंस में क्या है, पाए जाते हैं। तो these are extreme and harsh condition living bacteria, इसीलिए इनको हम एक्सट्रीमोफाइल्स भी बोलते हैं। these are also called एक्सट्रीमोफाइल्स, क्योंकि ये एक्सट्रीम कंडीशंस में पाए जाते हैं। इसके लिए और क्या यूज किया, दैट इट इज फुल ग्रुप ऑफ द एंशिएंट बैक्टीरिया, इकलौता ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एंशिएंट टाइम से उसी ही वे में क्या हो रहा है, आज भी क्या है, प्रेजेंट है, बिकॉज दे स्टिल कैरी प्रिमिटिव करेक्टर। प्रिमिटिव का मतलब जो पहले करेक्टर्स बने हुए थे वही करेक्टर्स इनके पास है। तो हम इसको क्या बोलते हैं, ओल्डेस्ट लिविंग फॉसिल। ओल्डेस्ट का मतलब सबसे पुराना आज का जीने वाला फॉसिल है। फॉसिल का मतलब जो हमें कंडीशंस बताता है हमारे प्रिमिटिव एनवायरनमेंट की। प्रिमिटिव का मतलब होता है जो हमारा पहले का एनवायरनमेंट था। तो यहीं से हम बोलते हैं दीज आर द बैक्टीरिया दैट सर्वाइव अंडर हार्श कंडीशन। क्यों सर्वाइव किया इन्होंने हार्श कंडीशन में, हम लोग क्यों नहीं सर्वाइव कर पाते, या इसका साथ जो हमने जो दूसरा ग्रुप बनाया ये लोग क्यों सर्वाइव नहीं कर पाते।
तो हमें पता चला कि बैक्टीरिया की सेल वॉल किसकी बनी हुई थी। इफ समवन नोज, बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई थी पेप्टिडोग्लाइकेन। किसकी बनी हुई थी? पेप्टिडोग्लाइकेन की सेल वॉल बनी हुई थी। याद आया, हमने सेल एनवलप पढ़ा था कि सेल वॉल किसकी बनी हुई है? पेप्टिडोग्लाइकेन की। उसके ऊपर जो लिक्विड लगा हुआ है जिसको हमने क्या बोला था? ग्लाइको कैलिक्स। तो ये हमारा क्या था? सेल एनवलप था। अब यहीं पर हम देखते हैं कि ये जो बैक्टीरिया है ये बहुत यूनिक है। यूनिक हर चीज में क्यों यूनिक है? क्योंकि दे हैविंग यूनिक सेल वॉल एंड यूनिक सेल मेम्ब्रेन। ये इनके पास यूनिक सेल वॉल और क्या है? यूनिक सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। अब इन यूनिक सेल वॉल ऐसा क्या है भाई? हमने तो पढ़ा था सेल वॉल तो पेप्टिडोग्लाइकेन की होती है, तो इनमें हमने क्या देखा कि पेप्टिडोग्लाइकेन एब्सेंट है। मतलब सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकेन ही नहीं है। तो मैम इसमें पेप्टिडोग्लाइकेन नहीं है तो इसमें सेल वॉल बनी किसकी हुई है? हमें तो पेप्टिडोग्लाइकेन पढ़ा था। तो यहाँ पर जो सेल वॉल बनी हुई है दैट इज अ कॉम्प्लेक्स पॉलीपेप्टाइड, एक प्रोटीन या हम बोल सकते हैं एक प्रोटीन की बहुत लंबी चेन है एंड पॉलीसेकेराइड और शुगर्स की बहुत बड़ी चेन है। उन दोनों के अंदर इंट्रैक्शन होना, किसी भी बॉन्ड का बनना किसके बीच में? पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड के बीच में, उसको उससे हमारी क्या बनी हुई है? आर्की बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी हुई है। अगर हम इसको एक वर्ड में डिस्क्राइब करें तो हम इसको और क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकेन। म्यूकोपेप्टिडोग्लाइकेन का मतलब इट इज नॉट एक्चुअल पेप्टिडोग्लाइकेन बट इट इज अ काइंड जहां पर पॉलीपेप्टाइड और पॉलीसेकेराइड्स के कॉम्प्लेक्स बॉन्ड प्रेजेंट होते। नेक्स्ट उसके बाद आती है सेल मेम्ब्रेन। व्हाट इज दिस सेल मेम्ब्रेन? इसमें क्या चेंज है मैम? सेल मेम्ब्रेन बेटा हम आगे जाकर पढ़ेंगे। यू आर 11th क्लास स्टूडेंट, जो अभी अभी 11th क्लास में हो तो उनके लिए सेल मेम्ब्रेन को जानना इतना जरूरी है कि जो हमारी सेल मेम्ब्रेन है बेटा वो एक लिपिड की बनी हुई प्लस एक प्रोटीन की बनी हुई प्लस कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई क्या है? एक मेम्ब्रेन। और उसके अंदर अगर हम लिपिड की बात करें तो लिपिड हमारा इस तरह का मॉलिक्यूल है, आप लोग 10th में पढ़ के भी आए होंगे। और इस वाले ऊपर वाले को हम क्या बोलते हैं? इट इज कॉल्ड ग्लिसरॉल। और नीचे वाली चेन्स को हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड चेन्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फैटी एसिड चेन। तो अगर हम इसको ही स्टडी करते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि जो ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड चेन है, जनरली ये फैटी एसिड चेन क्या होती है? कार्बन हाइड्रोजन, इनके अंदर एक कार्बन की चेन। अगर मैं कहूं मैंने कार्बन की चेन को ब्रांच कर दिया, अगर मैं कहूं मैंने कार्बन की चेन को ब्रांच कर दिया तो बेटा ये बन गई हमारी किसकी सेल मेम्ब्रेन? आर्के बैक्टीरिया की। अगर मैंने इसको ब्रांच नहीं किया तो ये बन गई हमारी अर्थ पर बाकी ऑर्गेनिजम्स की सेल मेम्ब्रेन। इट मींस क्या देखा गया कि जो आर्के बैक्टीरियाज है उनकी सेल मेम्ब्रेन क्या है? ब्रांच। तो कल आपसे कोई पूछे कि जो आर्के बैक्टीरिया होते हैं वो इतने अलग क्यों है, ऐसा क्या है उनके अंदर जो उनको अलग बनाता है, तो आप लोग सिर्फ जवाब सेल वॉल से नहीं दोगे, साथ में आप लोग क्या बोलोगे कि उसकी सेल मेम्ब्रेन भी डिफरेंट है, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन कैसी है? उसकी ब्रांच्ड सेल मेम्ब्रेन होती। चलिए नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो हमने पढ़ा है आर्के बैक्टीरिया, तो आर्के बैक्टीरिया जो है हमारा ब्रांच्ड चेन रखता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर। अब ये इससे हो गया क्या भाई, क्या उसको बेनिफिट हो गया इससे? तो दैट मेक बैक्टीरियाज हाईली रेजिस्टेंस। हाईली रेजिस्टेंस का क्या मतलब है? कि प्रोटेक्टिंग देम फ्रॉम हार्श कंडीशन। यही नेचर से उसको क्या बनाते हैं? हार्श कंडीशन से प्रोटेक्ट करवाते हैं। नेक्स्ट आता है जो आर्के बैक्टीरिया है उसको बेटा हमने 3 क्लासेस में डिवाइड किया है। ओके, नाउ द आर्के बैक्टीरिया इज डिवाइडेड इनटू 3 क्लासेस, दैट इज मेथेनोजेंस, थर्मोएसिडोफाइल्स एंड हेलोफाइल्स। अब यहीं से आपको वर्ड से समझना है व्हाट इज अ मिथेनोजेंस। ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो मीथेन गैस बनाएंगे, दोज आर्के बैक्टीरिया आर कॉल्ड मिथेनोजेंस। ऐसे आर्के बैक्टीरिया जो थर्मो का मतलब होता है हाई टेम्परेचर, एसिडो का मतलब होता है एसिडिक कंडीशन, फाइल्स का मतलब होता है लविंग। थर्मो का मतलब होता है क्या? टेम्परेचर, एसिडो का मतलब एसिड एंड फाइल्स का मतलब होता है लविंग। तो थर्मोएसिडोफाइल्स इज
दोज ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया जो हाई टेम्परेचर एंड हाई एसिडिक कंडीशन को पसंद करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, थर्मो एसिडोफाइल्स बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद हेलो, हेलो वर्ड बायो में जहां भी आता है उसका मतलब होता है सैलाइन, मतलब नमक वाली जो कंडीशंस होती है, जिन बैक्टीरिया को नमक वाली कंडीशंस पसंद है और वो वहां पर पाए जाते हैं तो उनको हम क्या बोलते हैं, हेलोफाइल्स बोलते हैं। चलिए तो हम इन्हीं के बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम मिथेनोजेंस पढ़ते हैं। मिथेनोजन से हमें पता चला, मिथेनो का मतलब मीथेन, जन्स का मतलब उनको पसंद करने वाले, तो मिथेनोजन्स हो गए। दे प्रोड्यूसिंग द मीथेन गैस, प्रोडक्शन ऑफ क्या होती है यहाँ पर, मीथेन गैस होती है। अब बेटा मीथेन गैस आती कहाँ से, एक बार तो ये समझ लो, जितना भी हमारी अर्थ पर गला सड़ा खाना पड़ा हुआ है या गली सड़ी जगह है, कहीं आप ऐसे किसी कूड़े वाली जगह से निकलते तो कितनी गंदी स्मेल आती है, तो जहां पर भी गला सड़ा सामान पड़ा हुआ है वहां पर किस गैस की अमाउंट ज्यादा है, दैट इज मीथेन गैस। जो गैस आपको जहां से क्रॉस करने में आपको इतना ज्यादा गंदा लगता है, इतनी ज्यादा गंदी स्मेल आती है, वो जनरली कंटेनिंग क्या है, दैट इज मीथेन गैस, वन ऑफ द मीथेन गैस। वहां पर और भी गैसेस होती है पर इफेक्ट किसका है, मीथेन गैस का। और ये मीथेन गैस जो है, ये प्रोडक्शन जो है, ये प्रोडक्शन जिसने करी उन बैक्टीरियाज को हम मिथेनोजेंस बोलते हैं। इट मींस उस कूड़े करकट वाली जगहों पर कौन से बैक्टीरियाज प्रेजेंट है, मिथेनोजेंस प्रेजेंट। क्या हम वहां रह सकते हैं, क्या वहां पर अर्थवॉर्म सरवाइव कर सकता है उस सॉइल के अंदर, नहीं, बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर सकता। तो इससे हमें पता चला कि हाँ भाई यही बैक्टीरिया वहां पर रह सकते हैं और कोई ऑर्गेनिज्म वहां पर सरवाइव नहीं कर सकता। तो मिथेनोजेंस वो बैक्टीरिया हैं जो डिकम्पोजिशन करते हैं। इट मींस यहाँ पर क्या आ गया कि मिथेनोजेंस आर दोज बैक्टीरिया दैट परफॉर्म द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन से आपको इतना तो पता चल गया होगा कि डिकम्पोजिशन का मतलब क्या होता है, गले सड़े खाने का टूट जाना, डिकम्पोज हो जाना, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। जैसे इन्होंने डिकम्पोजिशन किया और इनसे इनकी बॉडी से क्या प्रोड्यूस हुआ, इन्होंने क्या रिलीज करी, मीथेन गैस को क्या किया बेटा, रिलीज किया। इसी मीथेन गैस को रिलीज कर किया तो हमने क्या पढ़ा कि जो मीथेन गैस होती है वो इनफ्लेमेबल होती है। इनफ्लेमेबल का मतलब होता है जलनशील होती है। तो जलनशील ऐसी गैस को ही हम क्या बोलते हैं, बायोगैस बोलते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक मैटर के डिकम्पोजिशन से ही आई है। अब कुछ बच्चों को यहाँ 11th में ऑर्गेनिक मैटर के बारे में नहीं पढ़ा होता। ऑर्गेनिक मैटर का मतलब होता है जो सेल के द्वारा बनाया गया मटेरियल, जो सेल के द्वारा बनाया गया मटेरियल, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर। शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन्स, दोज आर फॉर्म्ड बाय द सेल। ये खुद सेल से बना हुआ कोई ऑर्गेनिज्म हो, या तो सेल खुद हो या सेल से बनी हुई सब्सटेंसेस हो, उन सबको हम क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक मैटर बोलते हैं। जब उन ऑर्गेनिक मैटर को तोड़कर बैक्टीरिया अपने लिए एनर्जी बनाता है, उस दौरान एक गैस रिलीज होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, मीथेन गैस। और ये इनफ्लेमेबल होती है, जलनशील होती है, इसलिए हम इसको बायोगैस की फॉर्म में बोलते हैं। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिकम्पोजिशन बोलते हैं। चलिए यहाँ पर आपको मिथेनोजेंस क्लियर है। अब जो ये मिथेनोजेंस है ये मिलते क्या है, मैम गोबर जो होता है उसको हम जलाकर खाना पकाते हैं, तो जलाते हैं तो क्या वो ऐसा क्यों जल जाता है, तो आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ा होगा दैट गोबर जो है दैट आल्सो कंटेन्स अ वेरी हाई अमाउंट ऑफ मिथेनोजेंस बैक्टीरिया। रीजन क्या है कि ये जो मिथेनोजेंस बैक्टीरिया है, दीज आर फाउंड इन अ रूमेन रीजन ऑफ रूमिनेंट्स। रूमेन रीजन ऑफ रूमिनेंट्स का क्या मतलब है, रूमेन का मतलब होता है बेटा स्टमक का एक पार्ट। अगर मैं कहूं एक भैंस या एक गाय के पास 4 पेट है, उस 4 पेट में से एक पेट का नाम है रूमन, और ये एक ऐसा पेट है जिसके अंदर क्या पड़े हुए हैं, मिथेनोजेंस पड़े हुए हैं। और ये जो मिथेनोजेंस इस पेट के अंदर पड़े हुए हैं, ये मिथेनोजेंस करते क्या हैं, ये मिथेनोजेंस क्या करते हैं, वही काम, जैसे ही इस पेट में खाना आएगा उसको क्या करने लग जाएंगे, डाइजेस्ट करने लग जाएंगे। और डाइजेस्ट करेंगे तो इनका तो काम है क्या बनाना, मीथेन गैस बनाना। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, रूमेन ऑफ रूमिनेंट्स। रूमिनेंट्स का मतलब जो ग्रास फीडिंग कैटल्स होती है उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। चराग वाले जो एनिमल्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, रूमिनेंट्स बोलते हैं। डियर, और ये क्या हो गया आपकी, डियर, गोट, ऑल आर द रूमिनेंट्स। लिख दूं मैं ये बात,
यू हैव टू फाइंड क्या हम इनको रूमिनेंट्स बोल सकते हैं या सिर्फ हम गाय भैंस को ही रूमिनेंट्स बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जो सेलुलोज होता है, तो ये जो सेलुलोज है, ये सेलुलोज का मतलब क्या आपने पढ़ा हो कि प्लांट की सेल वॉल किसकी बनी होती है, सेलुलोज। हम किसकी बात कर रहे हैं, घास खाने वालों की। तो इन्होंने घास खाया है, मतलब एक प्लांट को खाया है, इट मींस इनडायरेक्टली इसने किसका सोर्स लिया है, सेल्यूलोज का सोर्स ऑफ फूड लिया है। और ये मेथानोजेंस क्या करते हैं, सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करते हैं, उससे अपनी एनर्जी बना लेंगे और क्या रिलीज होगी, मीथेन गैस। और ये जो मीथेन गैस है, ये मीथेन गैस या फिर ये डाइजेस्टेड जो सेलुलोज है, वो एक काउ डंग की फॉर्म में, एक काउ डंग की फॉर्म में क्या है, उस कैटल की बॉडी से बाहर आ जाता है। अब वो काउ डंग जो है उसमें है क्या, मिथेनोजेंस, मीथेन गैस, डाइजेस्टेड फूड है उसके अंदर, तो वो सारा का सारा किस फॉर्म में वर्क करता है, बायोगैस की फॉर्म में वर्क करता है। और कहां पर मिलते हैं हमें मिथेनोजेंस, मार्शी एरियाज। मार्शी एरियाज का मतलब होता है कि जो दलदल वाला जो एरिया होता है, जहां पर पानी मिट्टी बहुत ज्यादा वहां पर प्रेजेंट होता है, कीचड़ टाइप, दैट इज एरिया इज अ मार्शी एरियाज, वहां पर ये प्रेजेंट होता है। और कैटल यार्ड, मतलब कैटल यार्ड आप समझ गए होंगे, जहां पर हम गाय भैंसों को रखते हैं, तो वहां पर ये क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो आई थिंक मिथेनोजेंस आपको क्लियर है। अब मैम मिथेनोजेंस का हमने तो नाम सुना है, आप इनके अंदर प्रेजेंट ऑर्गेनिजम्स के नाम बता दो। तो आपको याद रखना है मिथेनोकोकस या फिर मिथेनोमाइक्रोबियम, दीज आर द टू बैक्टीरियाज जो क्या होते हैं, मिथेनोजेंस होते हैं। नेक्स्ट आर्की बैक्टीरिया है थर्मो एसिडोफाइल्स। थर्मो का मतलब जो हाई टेम्परेचर, हाई एसिडिक कंडीशन के अंदर रहना पसंद करते हैं, उन बैक्टीरियाज के बारे में हम यहाँ पर रीड करेंगे। अब हाई टेम्परेचर का मतलब क्या, 80 से 100 डिग्री सेल्सियस। क्या हम गीजर के अंदर रह सकते हैं, क्या गीजर के अंदर एक बर्ड रह सकती है, क्या गीजर के अंदर एक आंट रह सकती है, क्या गीजर के अंदर एक लिजार्ड रह सकती है। जितने भी माइंड में आप ऑर्गेनिजम्स को सोचोगे, आपके दिमाग में एक वर्ड याद आएगा, नहीं, नहीं रह सकते। बट कौन रह सकता है, दीज आर द बैक्टीरिया दैट आर फाउंड इन गीजर्स इन द हाई टेम्परेचर चिमनीज। हाई टेम्परेचर की जो चिमनीज होती है, वहां पर ये बैक्टीरियाज क्या है, पाए जाते हैं। और कहां पर, जहां पर एसिडिक पीएच होती है। क्या हम दो, आपको पता है अगर pH 2 है तो वो कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या हम स्ट्रॉन्ग एसिड में सर्वाइव कर सकते हैं, हमारी पूरी बॉडी जल जाएगी। एक फंजाई है, एक प्रोटोजोआ है, अमीबा है, कोई भी इस एसिडिक कंडीशन में प्रेजेंट नहीं हो सकता। तो बैक्टीरिया सर्वाइव इन सच कंडीशन फाउंड, बैक्टीरिया सर्वाइव करता है ऐसी कंडीशन में। और ऐसी कंडीशन में सर्वाइव करना, अब ये हाई टेम्परेचर और हाई एसिडिक कंडीशंस में क्या करते हैं, सर्वाइव करते हैं। नेक्स्ट उसके बाद आता है कि ये जो थर्मोफाइल्स है, दीज आर फाउंड इन हॉट सल्फर स्प्रिंग्स। मतलब अगर हम एक टेम्परेचर की बात करें तो हिमालयन रीजन में हमारे पास कुछ ऐसी नदियां हैं जिनको हम हॉट सल्फर स्प्रिंग्स बोलते हैं। मतलब वहां पर सल्फर की क्वांटिटी बहुत ज्यादा है, जो उसको क्या कर देती है, हीट अप कर देती है उस लेक को या उस रिवर को। तो वो हाई टेम्परेचर वाली इतनी ऐसी रिवर लगती है कि जैसे बबल्स फॉर्म, जैसे हम किसी पानी को गैस पे उबालते हैं तो बबल्स निकलते हैं ना, इतना हाई टेम्परेचर उन रिवर्स का होता है। आप उसमें खाना भी पका सकते हैं अपना, इतना हाई टेम्परेचर होता है। तो उन रिवर्स में क्या है, ये वाले बैक्टीरियाज पाए जाते हैं। बैक्टीरियाज का नाम क्या है, थर्मोफाइलस एंड सल्फोलोबस आर द टू बैक्टीरियाज, दोज आर कॉल्ड टू बी थर्मो एसिडोफाइल्स। नेक्स्ट हम आता है, हमारा नेक्स्ट क्लास आती है, दैट इज हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब सॉल्ट लविंग जो हमारे बैक्टीरियाज होते हैं उनको हेलोफाइल्स बोलते हैं। दीज लिव इन अ हाई सॉल्ट कंडीशन, जो हाई सॉल्ट कंडीशन में क्या है, पाए जाते हैं। तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया है, दिस इज अ कंप्लीट फॉर्म ऑफ द क्लासिफिकेशन ऑफ आर्के बैक्टीरिया। अब मैम आपने यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है आर्के बैक्टीरिया के अंदर, बेटा कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ आर्के बैक्टीरियाज है, बट ये मोस्ट प्रोमिनेंट नहीं है, पर देखे जाते हैं। दैट इज साइक्रोफाइल। साइक्रो का मतलब होता है कोल्ड, या आप इसको क्रायोफाइल्स भी बोल सकते हो, जो कोल्ड टेम्परेचर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। बेरोफाइल्स, बेरो वर्ड अगर आपको याद हो, बेरोमीटर आपने प्रेशर के अंदर पढ़ा था, तो प्रेशर बढ़ जाता है तो बेरोफाइल्स कहां पर इस्तेमाल होते हैं, जो हाई प्रेशर कंडीशंस में भी हमें क्या मिलते हैं, बैक्टीरियाज देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद एल्केलोफाइल्स। एल्केलोफाइल्स का मतलब, एल्केलो का मतलब हाई सॉल्ट कंडीशन, एल्केलो का मतलब क्या होता है, हाई सॉल्ट कंडीशन। तो एल्केलोफाइल्स कहां मिलते हैं, बेसिक कंडीशंस में पाए जाते हैं।
ठीक है, तो यहाँ से आपको ये क्लियर हो चुका है कि हमने मोनेरा का आर्के बैक्टीरिया क्लियर कर लिया है। नेक्स्ट आता है दूसरा क्लासिफिकेशन हमारे यू बैक्टीरिया का। अब यू बैक्टीरिया पढ़ना बेटा बहुत इंटरेस्टिंग है, वेरी इंटरेस्टिंग। आपको बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेगी इसके अंदर कि हमारे सराउंडिंग में एज अ बायोलॉजिस्ट यू शुड टेक इंटरेस्ट इन यू बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया क्या होते हैं? नॉर्मल हमारे जैसे सादे बैक्टीरिया, जिनको हम क्या बोलते हैं? दीज आर ऑल्सो कॉल्ड ट्रू बैक्टीरियाज। ट्रू बैक्टीरियाज का मतलब कि भाई हाँ ये हमारे जैसे लोग हैं तो हम इन्हीं को ही असली मानेंगे, वो तो नकली है। तो यू बैक्टीरियाज को ट्रू बैक्टीरियाज बोला जाता है। अब इसमें बेसिकली जो हम बैक्टीरियाज के बारे में पढ़ते हैं उनको हमने कितने ग्रुप्स में डिवाइड किया है? पहला ग्रुप तो याद रखना, साइनोबैक्टीरिया, वन ऑफ द क्लास। अगर हम यू बैक्टीरिया को फाइलम मानते हैं तो साइनोबैक्टीरिया को हम क्लास मानकर पढ़ सकते हैं। तो जो साइनोबैक्टीरिया वन ऑफ द क्लास। सेकेंड इज माइकोप्लाज्मा, ये भी अपने आप में यूनिक है। एंड सम अदर बैक्टीरियाज, जो अदर बैक्टीरियाज हमें पढ़ना नहीं है पर उनके फीचर्स कहीं ना कहीं मैच करते हैं साइनोबैक्टीरिया से, या फिर आप बोल सकते हो दे विल मैच कॉमन फीचर्स। जो फीचर्स हम पीछे आपने जो जितना बड़ा लेक्चर वो बैक्टीरिया का पढ़ा था, रिप्रोडक्शन, वो सारे बैक्टीरियाज के फीचर्स कौन कैरी करता है? ये वाला ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया कैरी करता है। अब बात आती है वो फीचर जो हमने पढ़े थे वो कैरिड बाय ओनली दीज बैक्टीरियाज। इतना बड़ा लेक्चर हमने पढ़ा था बैक्टीरिया के ऊपर कि वो कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, किस जगह पर वो रहते हैं, कैसी शेप्स होती हैं, वो सारा तो ये ले गए। अब मैम इट मींस हमें दोबारा से ये बैक्टीरियाज पढ़ने पड़ेंगे। मॉडिफिकेशंस, मॉडिफिकेशंस का मतलब जो आपने फीचर्स वहां पर पढ़े थे उसमें से कुछ मॉडिफिकेशंस की है एक ग्रुप बनाने में, 2000 साइनोबैक्टीरिया, इसलिए तो इनमें से हमने इनको अलग कर दिया। अगर ये साइनोबैक्टीरिया सेम होते जो फीचर्स हमने पढ़े तो हम इनको अलग क्यों रखते भाई, हम साथ में ही पढ़ते। पर इनमें कुछ फीचर्स अलग पाए गए तो इसलिए हमने इनका ग्रुप क्या बना दिया? बैक्टीरिया में अलग बना दिया। वहीं पर माइकोप्लाज्मा में भी फीचर्स हमें अलग दिखाई दिए तो इसलिए हमने इनका ग्रुप भी क्या कर दिया? अलग बना दिया। अब हम साइनोबैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं। अगर मैं कहूं कि इनिशियली जो हमारा अर्थ थी, इनिशियली जो हमारी अर्थ थी दैट इज अ नॉन ऑक्सीजेनिक, वहां पर ऑक्सीजन क्या थी? एब्सेंट थी। इनिशियली जो हमारी अर्थ थी वहां पर ऑक्सीजन क्या थी? एब्सेंट थी। सो अगर मैं बोलूं कि साइनोबैक्टीरियाज आर द फर्स्ट बैक्टीरिया, पहले ऐसे बैक्टीरिया है जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंट में क्या डेवलप की? ऑक्सीजन को डेवलप किया। इट मींस साइनोबैक्टीरिया आर दोस्त जिन्होंने हमारे इन्वायरमेंट को क्या बना दिया? ऑक्सीजेनिक बना दिया। इट मींस आपकी पुरानी जो अगर हम अर्थ की हिस्ट्री देखते हैं तो अर्थ की हिस्ट्री में ऑक्सीजन बनाने वाले हमारे प्लांट्स नहीं है बेटा, दोज आर अवर साइनोबैक्टीरिया। ऑक्सीजन बनाने वाले कौन से ऑर्गेनिजम्स है? हमारे साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया की अगर हम बात करें, इट इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स द एनवायरनमेंट ऑक्सीजेनिक। जो ये साइनोबैक्टीरिया होते हैं इनको हम क्या बोलते हैं बेटा? दोज आर कॉल्ड ब्लू ग्रीन एल्गे। इनको हम क्या बोलते हैं? ब्लू ग्रीन एल्गे बोलते हैं। मैम इसको ब्लू ग्रीन एल्गे क्यों बोला गया? अब इसकी हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ेंगे। पहली बात, साइनोबैक्टीरिया एक ग्रुप है, इसके अंदर कुछ बैक्टीरिया की क्वालिटीज के बारे में पढ़ेंगे जो इसको बाकी बैक्टीरिया से अलग करता है। बेटा इसका दूसरा नाम है ब्लू ग्रीन एल्गे। अब इसको पहली बात, एल्गे आपने क्या सुना है मैम? एक प्लांट होता है जो कहीं काई हमने सुनी है, काई लग जाती है कहीं कहीं पर, उसको हम एल्गे बोलते हैं। अब ये जो एल्गे है मैम, एक बैक्टीरिया को हम एक प्लांट कैसे बोल सकते हैं? तो मैंने क्लासिफिकेशन के अंदर हम इसके अंदर पढ़ेंगे या हमने पढ़ भी लिया है आई थिंक कि ये जो साइनोबैक्टीरिया है, ये जो साइनोबैक्टीरिया पहले इसको प्लांट ही माना जाता था। अगर किसी ने रिवाइज किया है पिछला सिलेबस तो उसको पता है लाइनस ने 2 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी जिसको हम क्या बोलते हैं? एक उन्होंने प्लांट किंगडम बनाया था और एक उन्होंने एनिमल किंगडम बनाया था। और प्लांट किंगडम में उन्होंने सारी फंजाई, सारे बैक्टीरिया सबको इंक्लूड कर दिया था। भाई सभी इसी के अंदर आ जाओ क्योंकि सबके पास सेल वॉल थी। बैक्टीरिया के पास भी सेल वॉल थी, पेप्टिडोग्लाइकेन, फंजाई के पास भी सेल वॉल थी, काइटिन थी। तो सारी सेल वॉल वाले इन्होंने क्या ग्रुप में रख दिए? प्लांट वाले ग्रुप में रख दिए। तो साइनोबैक्टीरिया है उसके लिए क्या यूज किया गया? इट इज अ फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट मेक्स द एनवायरनमेंट ऑक्सीजेनिक।
ठीक है, तो ऑक्सीजनिक बनाया तो मैम कुछ तो होगा। अगर मैं कहूँ ऑक्सीजन बनाने का एकमात्र मेथड है कि भाई सनलाइट की प्रेजेंस में वाटर को ब्रेक कर दो। आप सब लोग पढ़ के आए हो लाइफ प्रोसेस वाले चैप्टर में। लाइफ प्रोसेस में आपने क्या पढ़ा था? आपने यही तो पढ़ा था कि इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट के प्रेजेंस में आपने क्या कर दिया है, फूड को ब्रेक डाउन कर दिया या वाटर को स्प्लिट कर दिया है, जिससे वहां पर ऑक्सीजन निकली थी। H2O इज ब्रेक डाउन इंटू 4H प्लस और ऑक्सीजन, अगर मैंने यहाँ 2 मॉलिक्यूल्स ले लिए तो 4H प्लस और O2 यहाँ पर रिलीज होगी। सेम मेथड कौन फॉलो कर रहे थे? साइनोबैक्टीरिया। अब साइनोबैक्टीरिया फॉलो कर रहे थे तो यहां से हमें ये तो पता चल गया कि हाँ चलो इसको प्लांट लाइक फीचर्स दिए गए। अब बेटा मैं इस पर इतना जोर इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि ये बातें आपको समझना बहुत जरूरी है। कहने को मैं आगे बढ़ सकती हूँ, साइनोबैक्टीरिया ब्लू ग्रीन एल्गे बोला जाता है, चलिए, पर आप समझिए कि एल्गे को हम प्लांट मानते हैं तो इट मींस इसके अंदर प्लांट वाले कौन से फीचर्स थे? ये प्लांट की तरह सनलाइट लेकर क्या क्रिएट कर रहा है? ऑक्सीजन बना रहा है। आगे जाकर और हम पढ़ेंगे कि साइनोबैक्टीरिया अपना खाना भी खुद बनाता है। जैसे प्लांट्स हमारे ऑटोट्रॉफिक है, वैसे साइनोबैक्टीरिया भी हमारा क्या है? ऑटोट्रॉफिक है। ये भी हम आगे जाकर पढ़ेंगे। चलो मैम इतना तो ठीक है, पर ये ब्लू ग्रीन का क्या मतलब है और इसको एल्गे ही क्यों बोला? इसको फ्लावरिंग प्लांट क्यों नहीं बोला? हमारे आसपास तो फ्लावर वाले प्लांट भी है। बेटा एल्गे का फीचर क्या है ये समझने की आपको जरूरत है, ठीक है। अब एल्गे का फीचर क्या है? एल्गे का फीचर देखते हैं। अगर मैं कहूं कि मान लो एक ये सेल थी और इस सेल का बढ़ते बढ़ते एक चटाई बन गई। क्या आपने कभी भी काई देखी है? तो काई के अंदर क्या आपने रूट्स देखी है? क्या काई के अंदर आपने रूट्स देखी है? क्या काई के अंदर आपने लीफ देखी है? क्या काई के अंदर आपने ब्राउन कलर की स्टेम देखी है? नहीं देखी। आपने तो देखा है ग्रीन कलर की चटाई है। अगर मैं कहूं वो ग्रीन कलर की चटाई एक सेल्स का गुच्छा है, एक सेल्स का ग्रुप है, बस। तो ऐसे सेल्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? एल्गे बोलते हैं। ऐसे सेल के ग्रुप जो सिर्फ एक चटाई, एक मैट लाइक फॉर्मेशन करते हैं हमारी अर्थ के ऊपर विद नो रूट, नो लीफ एंड नो स्टेम, उनको हम क्या कंसिडर करते हैं? एल्गे कंसिडर करते। दोज आर कॉल्ड एल्गे। अब इसी में ही रूट स्टेम लीफ आ जाएगी तो हम इसको डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के ग्रुप्स में डिवाइड करना स्टार्ट कर देंगे। तो आई थिंक आपको एल्गे वर्ड क्लियर है। तो मैम इसको एल्गे बोला गया, क्यों बोला गया बेटा? क्योंकि साइनोबैक्टीरिया आर द नॉर्मल बैक्टीरियाज। अगर हम देखें ये भी क्या है? एक सेलुलर स्ट्रक्चर है। चलो मान लो सिंगल सेल है पर है तो सेल ही। क्या यहाँ पर रूट बन गई है? बताओ बच्चों, क्या यहाँ रूट बन गए? क्या यहाँ स्टेम बन गई है? कुछ भी नहीं बना। तो इसीलिए हमने इसको क्या नाम दिया? एल्गे का नाम दिया। ब्लू ग्रीन क्यों नाम रखा हमने इसका? ब्लू ग्रीन आर द पिगमेंट्स। एक वर्ड याद रखो, पिगमेंट्स। व्हाट आर दीज पिगमेंट्स? तो यहीं पर मैं आपको समझाऊं, पिगमेंट्स आप कहीं पर पढ़ रहे हो, एंजाइम्स कहीं पर आप पढ़ रहे हो, प्रोटीन्स कहीं आप पढ़ रहे हो, तो व्हाट ऑल आर? बेटा दीज ऑल थ्री आर द सिमिलर, मतलब सारे के सारे क्या है? हमारे प्रोटीन्स है। ये सारे के सारे जितने भी आप पढ़ रहे हो प्रोटीन्स। एक एंजाइम होता है, ये भी एक प्रोटीन है। पिगमेंट है, ये भी एक प्रोटीन है। और प्रोटीन तो प्रोटीन है ही हमारे। पर मैम डिफरेंस क्या है? तो अगर मैं यहाँ एंजाइम्स और पिगमेंट्स में आपको डिफरेंस बताऊं, एंजाइम्स ऐसे प्रोटीन्स हैं जो हमारी रिएक्शंस में यूज होते हैं। अगर आपको याद हो केमिस्ट्री के अंदर हम रिएक्शंस पढ़ते हैं, वहां पर अगर A प्लस बी को C बनाना है, अगर A प्लस बी को क्या क्रिएट करना है? C बनाना है, और इस प्रोसेस को होने में 1 आवर लग रहा है, पर मैंने इसको क्या प्रोवाइड कर दिया? एक एंजाइम प्रोवाइड कर दिया। तो यही प्रोसेस कितने में हो गई? 1 सेकेंड में हो गई। इट मींस एंजाइम्स आर द दोज मॉलिक्यूल्स दैट स्पीड अप आवर रिएक्शन। तो यही काम ये हमारी बॉडी में करते हैं। एक खाने को पचने में अराउंड 24 आवर्स लग सकते हैं, एक टाइम के खाने को पचने में, पर वहीं पर ये एंजाइम उस पचने के टाइम को 1 to 2 आवर्स में क्या कर देते हैं? कन्वर्ट कर देते हैं अकॉर्डिंग टू अमाउंट ऑफ फूड। इतना इजी ये काम कर देते हैं, स्पीड अप कर देते हैं। अच्छा मैम, तो इट मींस एंजाइम ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो हमारी रिएक्शंस को क्या करते हैं? स्पीड अप करते हैं। ओके, पिगमेंट्स क्या होते हैं? बेटा ये ऐसे प्रोटीन्स होते हैं जो सनलाइट में प्रेजेंट आपकी इंद्रधनुष, विबग्योर, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट लाइट्स का यूज करके क्या करते हैं? एक कलर प्रोड्यूस करते हैं, मतलब हमें एक कलरफुल फॉर्म में दिखते हैं। मान लो आपको
लीफ है, लीफ ग्रीन कलर की क्यों होती है आपने पढ़ा है, क्योंकि उसके अंदर पिगमेंट कौन सा होता है, क्लोरोफिल होता है। आपने क्या पढ़ा, उसके अंदर कैसा पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है मैम, इसलिए वो क्या दिखते हैं हमें, ग्रीन कलर के दिखते हैं। तो ये पिगमेंट था ना, क्लोरोफिल ने क्या किया, एब्जॉर्ब किया लाइट को, फिर उस लाइट को रिफ्लेक्ट किया और हमें क्या दिखा, एक कलर दिखा। अगर क्लोरोफिल एंजाइम होता तो क्या लीफ हमारी ग्रीन कलर की होती, नहीं, कलरलेस। अगर आपकी लीफ में से क्लोरोफिल को हम बाहर निकाल दें तो वो क्या दिखेगा, कलरलेस फॉर्मेशन दिखेगी। तो यहां से आई थिंक आपको पिगमेंट्स के बारे में समझ में आ गया। चलिए, तो ब्लू ग्रीन एल्गी का मतलब कि इसमें ऐसे पिगमेंट्स प्रेजेंट थे जो इसको ब्लू कलर देते थे और ग्रीन कलर देते थे, और इसका नेचर एक प्लांट लाइक था, और प्लांट भी कैसा, जो एक चटाई जैसा प्लांट हो, तो इसलिए इसका नाम क्या रख दिया गया, ब्लू ग्रीन एल्गे रख दिया गया। अब इसकी हिस्ट्री पढ़ते। मैंने अभी बताया इन टू किंगडम क्लासिफिकेशन इट इज प्लेस्ड अंडर प्लांटे किंगडम, प्लांटे किंगडम में प्लेस किया गया, और इसकी क्लास को क्या बोला गया, साइनोफाइशिये। फाइशिये वर्ड बेटा जहां भी आएगा उसको हम क्या बोलते हैं, डिनोटेड टू द प्लांट्स। फाइशिये वर्ड इज डिनोटेड टू द प्लांट्स। तो अंडर प्लांटे किंगडम they will put a क्लास साइनोफाइशिये, साइनोफाइशिये बना दी उन्होंने क्लास। बट जब हम प्लांट किंगडम को पढ़ रहे थे वहां पर सारे के सारे ऑर्गेनिज्म बेटा क्या थे, यूकैरियोटिक, हम पीछे पढ़ चुके। पर यहाँ पर जो साइनोबैक्टीरिया थे वो उन्हें क्या दिख रहे थे, अरे ये तो प्रोकैरियोटिक है। तो प्रोकैरियोटिक है तो इनका अलग किंगडम कब बना दिया गया था, फोर किंगडम क्लासिफिकेशन में कोपलैंड ने इनका क्या बना दिया, किंगडम मोनेरा क्रिएट कर दिया। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में याद हो तो हमारा प्रोटिस्टा बना था, उस टाइम पर मोनेरा नहीं बना। तो अगर हम इसकी जर्नी देखें, टू किंगडम क्लासिफिकेशन, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन आ सकता है इसके ऊपर। टू किंगडम क्लासिफिकेशन में बेटा इसको किस किंगडम के अंदर रखा गया, प्लांटे किंगडम के अंदर, गिवन बाय लाइनस, गिवन बाय लाइनस। किसने दी थी किंगडम क्लासिफिकेशन, लाइनस ने दी थी। थ्री किंगडम क्लासिफिकेशन में इसको रखा गया प्रोटिस्टा में, अब घूम फिर के आ गया ये प्रोटिस्टा में। क्यों आया था प्रोटिस्टा में, क्योंकि इसका नेचर क्या था, यूनिसेलुलर था, ये अपने प्रोकैरियोटिक नेचर की वजह से नहीं आया था। ये भी याद रखना, नीट में क्वेश्चन आ सकता है कि साइनोबैक्टीरिया प्रोटिस्टा में क्या कर रहा था, उसको प्लांटे में क्यों नहीं रहने दिया, क्योंकि जब प्रोटिस्टा किंगडम बनाया था अर्नेस्ट हेकल ने, तो अर्नेस्ट हेकल ने ये देखकर बनाया था कि जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है उनको मैं एक ग्रुप में रख देता। नेक्स्ट आता है फोर किंगडम क्लासिफिकेशन गिवन बाय बेटा मोनेरा। मोनेरा किंगडम में आप बैक्टीरियाज को सभी, कैसे बैक्टीरिया, जो यूनिसेलुलर भी थे और जो क्या थे, प्रोकैरियोटिक भी थे, उन सबको कहां रख दिया गया था, दीज आर प्लेस्ड इन किंगडम मोनेरा। वहीं पर फाइव किंगडम जब क्लासिफिकेशन आया तो फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन में भी RH विटेकर ने स्टिल एक्सेप्टेबल जो हम क्लासिफिकेशन सिस्टम मानते हैं उसने मोनेरा के अंदर सारे के सारे यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स को रख दिया। तो ये बात थी बेटा उसकी हिस्ट्री की, किस तरह से हमने इसकी क्लासिफिकेशन की थी। अब बात आती है इसके हैबिटेट की। इस पूरे नोट्स में लिखी हुई एक एक बात आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए हैबिटेट के बारे में पढ़ते हैं। तो हम हैबिटेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हैबिटेट से क्या होता है, देखो हैबिटेट का मतलब वो कहां पर रहते थे। तो बेटा साइनोबैक्टीरियाज लीव्स इन अ फ्रेश वाटर, फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, मैरीन वाटर में पाए जाते हैं। ऑल्सो दे आर फाउंड इन अ टेरेस्ट्रियल एल्गे, मतलब जैसे एल्गेट होती है ना हमारे आसपास जहां पर पानी इकट्ठा हो जाता है या थोड़ा थोड़ा नमी होती है, वहां पर भी क्या होते हैं, ये वाले बैक्टीरियाज मिलते हैं। एक्सेसिव ग्रोथ हो जाना, एक्सेसिव ग्रोथ का मतलब कि अगर किसी पानी, आपने कभी देखा कि आप किसी खड़े हुए पानी के पास से जा रहे हो और वो ग्रीन हो रखा है, मतलब ग्रीन कलर की चटाई बनी हुई है उसकी, तो जनरली आप क्या देखते हो, वो एक्सेसिव ग्रोथ, एक्सेसिव का मतलब एक से ज्यादा अमाउंट में ग्रोथ हो जाना, पोल्यूटेड वाटर में, गंदे पानी में, किसकी, बैक्टीरिया की, उसको हम क्या बोलते हैं, एल्गल ब्लूम या फिर वाटर ब्लूम बोलते हैं। तो वो जो पानी के ऊपर वो स्मेल वाला जो पानी है जिसके ऊपर आप साइनोबैक्टीरिया को देख रहे हो, वो जनरली क्या है, दोज आर अवर साइनोबैक्टीरिया, और उनकी हाई पॉपुलेशन को हम किस नाम से जानते हैं, वाटर ब्लूम या फिर एल्गल ब्लूम हम उसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्म्स ऑफ साइनोबैक्टीरिया, कितनी तरह के साइनोबैक्टीरिया हमें देखने को मिलते हैं। अब फॉर्म्स ऑफ
साइनोबैक्टीरिया में सबसे पहली फॉर्म आती है ऐसे साइनोबैक्टीरिया जो यूनिसेलुलर है, एक सेल के बने हुए हैं, जिसके अंदर हमारी कौन सी साइनोबैक्टीरिया आती है, दैट इज स्पाइरुलिना। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में भी क्वेश्चन आ चुका है स्पाइरुलिना। कैसे, फूड के बेसिस पर कोई क्वेश्चन आया था, हम समझते हैं। तो जो हमारा साइनोबैक्टीरिया है, इस साइनोबैक्टीरिया को हम ये सब पढ़ने से पहले यहाँ मैम ये ऊपर आपने क्या लिखा हो ये तो नहीं बताया आपने। साइनोबैक्टीरिया को मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि दीज आर द फर्स्ट बैक्टीरिया जिनकी वजह से हमारी अर्थ क्या हुई, ऑक्सीजेनिक हुई। तो वही लिखा हुआ है ये मोनेरा का वो बैक्टीरिया की क्लास है जो क्या है, ऑक्सीजेनिक है। वो क्या करती है, ऑक्सीजन प्रोड्यूस भी करती है और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में अपने सारे काम करती है। ऑल्सो साइनोबैक्टीरिया हमारी प्रोकैरियोटिक सेल को एक यूनिक फीचर प्रोवाइड करता है, जो फीचर हमारी यूकैरियोटिक सेल में प्रेजेंट है ही नहीं। ओलंपियाड्स या डिफरेंट एग्जाम्स में बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है कि प्रोकैरियोटिक के पास कोई एक ऐसा फीचर बताओ जो हमारे यूकैरियोट्स के पास नहीं है। दोज आर द हेट्रोसिस्ट होना। हेट्रोसिस्ट क्या है बेटा, एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर एक प्रोसेस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। एक प्रोसेस है हेट्रोसिस्ट के अंदर जो कंडक्ट होती है उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन बोलते हैं। और यही साइनोबैक्टीरिया का क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर, क्योंकि कोई और बैक्टीरिया भी इस प्रोसेस को कंडक्ट नहीं कर सकता। दिस कैपेबिलिटी इज ओनली गोज टुवर्ड्स द साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया का जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है वो क्या है, इट इज ऑक्सीजेनिक। इसके पास एक स्ट्रक्चर होती है जिस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट बोलते हैं। और उस हेट्रोसिस्ट में कौन सी प्रोसेस होती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन होती है। और ये एक यूनिक प्रोसेस है जो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में कंडक्ट होती है, इसलिए ये क्या बना देती है, इसका एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर बन जाता है। अब यहीं पर साइनोबैक्टीरिया कितनी फॉर्म्स में प्रेजेंट होते हैं मैम, यूनिसेलुलर होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, क्या होते हैं। तो एक बात याद रखना, बैक्टीरिया जो होता है वो हमेशा यूनिसेलुलर है, हमेशा यूनिसेलुलर है और हमेशा प्रोकैरियोटिक है। कभी भी बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं हो सकता, ये याद रखना। तो मैम मल्टी सेलुलर कब बन जाता है, कभी नहीं बनता। हम बोल सकते हैं कॉलोनी बनी हुई है, सिंगल सेल इकट्ठी हो गई है, कॉलोनी बन सकती है। सिंगल सेल ने एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बना दी है, सिंगल सेल ने एक सर्कुलर स्ट्रक्चर्स बना रही है, मतलब सिंगल बहुत सारे साइनोबैक्टीरिया जुड़कर अपनी कॉलोनीज बना सकते हैं। पर ये कंप्लीट को हम वन साइनोबैक्टीरिया कभी भी इंक्लूड नहीं करेंगे। इसके अंदर कितने साइनोबैक्टीरिया है, 1 2 3 4 5 6 7 8 साइनोबैक्टीरिया की कॉलोनी ये प्रेजेंट। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो बैक्टीरिया के लिए कभी आप ये यूज मत करना कि वो क्या हो गया है, मल्टी सेलुलर हो गया, हम उसको क्या बोलते हैं, डिफरेंट शेप्स बना लिए। तो बैक्टीरियाज आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, बैक्टीरिया हमेशा क्या रहेंगे, दीज आर ऑलवेज यूनिसेलुलर, दीज आर ऑलवेज बेटा यूनिसेलुलर। और उसमें पहला आता है स्पाइरुलिना, मतलब ये ऐसा साइनोबैक्टीरिया है जो किसी के साथ कॉलोनिया ग्रुप में नहीं रहता, सॉलिटरी अकेला रहता है। अब जो साइनोबैक्टीरिया बेटा इट इज एडिबल, एडिबल का मतलब जो खाने लायक होता है। और आपको बताऊं स्पाइरुलिना इज सोल्ड इन द मार्केट, क्यों, क्योंकि ये एक बहुत हाई प्रोटीन कंटेंट। आपने देखा है कि जिम में जो जाते हैं और जो प्लांट बेस्ड या आप बोल सकते हो एनिमल बेस्ड प्रोटीन खाते हैं, तो उसमें जो प्रोटीन है, जो बैक्टीरियल बेस्ड प्रोटीन जैसे स्पाइरुलिना, इससे भी प्रोटीन निकाल कर मार्केट्स में सॉल्ट किया जाता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एडिबल। ये स्पाइरुलिना एक ऐसा बैक्टीरिया है जो खाने लायक है, खाया जा सकता है क्योंकि इसमें हाई प्रोटीन कंटेंट होता है। यूज्ड इन फोडर, फोडर का मतलब गाय भैंसों के चारे में भी यूज किया जाता है, इतना ज्यादा अच्छा प्रोटीन कंटेंट होता है। और जो हमारे स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं वो भी इसको इकलौते स्पाइरुलिना को क्या करते हैं, खाने की उसमें यूज करते हैं। तो आई थिंक आपको साइनोबैक्टीरिया का इतना समझ में आ गया है कि वो हम क्या है, कैसा बैक्टीरिया है और उसकी क्लासिफिकेशन क्या है और उसका हैबिटेट क्या है। चलिए अब हम इन्हीं फॉर्म्स को आगे पढ़ते हैं।
अगर हम इन्हीं फॉर्म्स को आगे पढ़ते हैं तो हमें क्या देखने को मिलता है, हम पढ़ते हैं कि अब जो साइनोबैक्टीरिया है कौन से, हमने यूनिसेलुलर पढ़े जो सिंगल अपने अकेले रहते हैं, स्पाइरुलिना याद रखना वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट जो साइनोबैक्टीरिया है दैट लिव्स इन अ कॉलोनीज, ऐसा ग्रुप साइनोबैक्टीरिया का जो कॉलोनी बनाकर रहता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं हो गया बेटा, मैं बार बार कह रही हूँ कभी भी बैक्टीरिया मल्टी सेलुलर नहीं होते हैं। नीट घुमाकर क्वेश्चन पूछे तो ये क्वेश्चन इस तरह से गलत मत कराना। वो ग्रुप में रह सकते हैं, वो सिंगल रह सकते हैं, वो कोई शेप बनाकर रह सकते हैं, पर उससे उनका नेचर मल्टी सेलुलर नहीं हो जाता। वहां हम बोल सकते हैं कि ये 4 साइनोबैक्टीरिया का ग्रुप है। हमेशा साइनोबैक्टीरिया क्या रहेगा, यूनिसेलुलर रहेगा। चलिए, तो सेल मेड कॉलोनी सराउंडेड बाय द जिलेटिनियस शीथ। कॉलोनीज का मतलब क्या है कि ऐसा ग्रुप ऑफ साइनोबैक्टीरिया, और वो जो ग्रुप है उस ग्रुप ने अपने चारों तरफ एक केमिकल जमा कर लिया है। अब मैम ये केमिकल क्या है, ये केमिकल की तो एक परत बन गई, और परत को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, शीथ। तो इसी शीथ को हम क्या बोलते हैं बेटा, जिलेटिनियस शीथ। ये जेलेटिनियस शीट जो है वो एक कोलेजन प्रोटीन की बनी हुई है, और उसी को हम क्या बोलते हैं, कोलेजन प्रोटीन के फाइबर्स होते हैं। तो दिस शीट इज मेड अप ऑफ कोलेजन फाइबर्स। तो ये समझ में आ गया। तो ऐसे बैक्टीरियाज मैम बताओ जिनके आसपास कॉलोनी में होते हैं और जिलेटिनियस शीट होती है। कॉलोनी का मतलब कोई अरेंजमेंट नहीं होती, ऐसे ग्रुप में पड़े हुए हैं और इनके चारों तरफ क्या प्रेजेंट है, ये शीट प्रेजेंट है, ग्रुप में पड़े हुए हैं ऐसे अनइवन, कोई भी इसमें सिमेट्री नहीं है। तो ऐसे हमारे साइनोबैक्टीरिया कौन से, एनाबिना एंड माइक्रोसिस्टिस। कुछ याद ना हो तो एनाबिना जरूर याद होना चाहिए बिकॉज इट इज रिटन इन अवर एनसीईआरटी। नेक्स्ट आता है फिलामेंटस। फिलामेंटस बैक्टीरिया कौन सा है, दैट फिलामेंटस बैक्टीरिया जिसके अंदर साइनोबैक्टीरियाज एक चेन की फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया बोलते हैं। तो इसी फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया को अगर हम पढ़ें तो यही फिलामेंटस साइनोबैक्टीरिया, आई थिंक कॉलोनियल आपको समझ में आ गया कि कॉलोनी में प्रेजेंट है और अपने चारों तरफ इसने क्या कवर कर रखी है, जिलेटिनियस शीट को कवर कर रखा है। वहीं पर हम फिलामेंटस पढ़े जहां पर एक फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर उन्होंने क्या है, क्रिएट कर ली है, और बेटा इस फिलामेंट को हम ट्राइकोम भी बोलते हैं। देखिए, सेल अरेंज इन अ रो फॉर्म, फिलामेंट फॉर्म में अरेंज होता है और उस फिलामेंट को हम क्या बोलते हैं, ट्राइकोम बोलते हैं। इसके एग्जांपल क्या है, ओसिलिटोरिया एंड द नोस्टो, दीज आर द साइनोबैक्टीरियाज सराउंडेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग। किस कवरिंग से सराउंडेड है, ये म्यूसिलेजिनस। अब ये म्यूसिलेजिनस कहां से आ गया मैम, ये म्यूसिलेजिनस क्या है, अगर मैं कहूं ये ग्लूकोज प्रोटीन्स की बनी हुई एक स्ट्रक्चर है, या ग्लूकोज और प्रोटीन्स कंबाइन होकर जब कोई सब्सटेंस बनाते हैं और वो सब्सटेंस इसके चारों तरफ ऐसे जमा हो जाए, उसी को हम क्या बोलते हैं, म्यूसिलेजिनस लेयर बोलते हैं। तो दिस म्यूसिलेजिनस कवरिंग से क्या होता है, ये फिलामेंटस कॉलोनी क्या होती है, सराउंडेड होती है, कंटेन हेटेरोसिस्ट। अब हम यहाँ पर हेटेरोसिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज दिस हेटेरोसिस्ट, इट इज वन ऑफ द स्पेशलाइज्ड साइनोबैक्टीरिया। अगर मैं कहूं ये कॉलोनी जो है एक नाव में जैसे चप्पू चलाते हैं तो एक साथ चलता है ना, तो इसी तरह से कॉलोनी जो है वो एक यूनिट की फॉर्म में काम कर रही है। यूनिट की फॉर्म में अगर ये ऑक्सीजन बना रहा है उस टाइम पर ये भी ऑक्सीजन, यूनिट की फॉर्म में। यूनिट समझ गए ना, कि जैसे एक नाव को आगे बढ़ाने के लिए चप्पू जो हम चलाते हैं, ओर्स जो हम चलाते हैं, उनका एक धुन में होना बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ये सारे एक साथ काम कर रहे हैं। तो एक साथ काम कर रहे हैं, तो एक साइनोबैक्टीरिया ने अपनी कुर्बानी दे दी और अपने आप को एक स्पेशल स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर लिया, और उस स्पेशल स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, हेटेरोसिस्ट बोलते हैं। अब ये स्पेशल स्ट्रक्चर में क्या कन्वर्ट किया, अगर मैं कहूं इसने अपनी सेल वॉल को थिक कर लिया और अपने अंदर एक एंजाइम्स को कलेक्ट कर लिया। उस एंजाइम का नाम है नाइट्रोजिनेज। उस एंजाइम का क्या नाम है, नाइट्रोजिनेज। द एंजाइम इज नाइट्रोजिनेज। नाइट्रोजिनेज एंजाइम है वो, और इसी एंजाइम की वजह से कौन सी प्रोसेस पॉसिबल है, नाइट्रोजन फिक्सेशन पॉसिबल है। इसी प्रोसेस की वजह से साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, या इसी एंजाइम, नाइट्रोजिनेज क्या है, एक एंजाइम है, इसी एंजाइम की वजह से साइनोबैक्टीरिया क्या कर सकता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकता है। तो ये थिक वॉल्ड क्यों हुआ मैम, नॉर्मली भी तो नाइट्रोजिनेस ये ले सकते थे, ऐसा क्यों, इसको इतनी चेंजेस क्यों करनी पड़ी। तो
तो रीजन ये था, ये नाइट्रोजिनेस जो एंजाइम है ये बहुत शैतान है। ये शैतान क्यों है? ये शैतान इसलिए ये कह रहा है कि मुझे ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, मुझे चाहिए नहीं, अगर तुम मेरे पास ऑक्सीजन लाओगे तो मैं अपना काम नहीं कर सकता, मेरी बॉडी चलेगी नहीं, मैं काम ही नहीं कर पाऊंगा। It means the nitrogenase is an enzyme that worked in anaerobic condition, तो anaerobic condition में वर्क करता है। अगर anaerobic condition इसके आसपास नहीं होगी तो ये काम नहीं करेगा। तो इट मीन्स, तो साइनोबैक्टीरिया ने क्या किया, अपनी एल्वोल को थिक कर लिया, क्योंकि उसको पता है कि जिस कॉलोनी में मैं रह रहा हूं वो अपनी खाना बनाने के लिए फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं और वो अपने आप से या अपने सराउंडिंग में ऑक्सीजन को रिलीज कर रहे हैं, तो ऑक्सीजन से तो मैं बच नहीं सकता। अगर मैं ऐसे सिंपल फॉर्म में रहता तो मैं तो ऑक्सीजन से नहीं बच पाता, तो इसलिए मैंने अपनी सेल वॉल को क्या कर लिया, थिक कर लिया। थिक करने से क्या हो गई, सेल वॉल थिक करने से क्या हो गया, द हेट्रोसिस्ट बिकम इम्परमेबल टू गैसेस। हेट्रोसिस्ट थिक वॉल की वजह से क्या हो गया, इम्परमेबल टू गैसेस हो गया। यहां पर गैसेस अब क्रॉस नहीं हो सकती, इम्परमेबल टू गैसेस, यहां पर गैसेस क्रॉस नहीं हो सकती। समझ में आया आपको फिलामेंटस हेट्रोसिस्ट का फंक्शन? तो हम आगे चलते हैं। तो इट कंटेन हेट्रोसिस्ट दैट परफॉर्म द नाइट्रोजन फिक्सेशन। चलिए हम साइनोबैक्टीरिया के स्ट्रक्चर को पढ़ते हैं। अब ये स्ट्रक्चर्स बहुत सिंपल है। सबसे इनर, अगर मैं कहूं यहाँ पर ये साइटोप्लाज्म है, तो साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में हमें क्या मिलती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये किसकी बनी हुई है, लिपिड्स प्लस प्रोटीन्स की क्या है, ये बनी हुई है। नेक्स्ट उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर क्या प्रेजेंट था बेटा, देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल। तो यहीं पर क्या प्रेजेंट है, अगर हम सेल वॉल के बारे में बात करते हैं तो दे हैविंग इनर सेल वॉल एंड आउटर सेल वॉल। क्या है, इनर सेल वॉल और आउटर सेल वॉल, बिकॉज ऑफ डिफरेंट नेचर। अंदर क्या होती है, पेप्टिडोग्लाइकन, और बाहर क्या होते हैं, लिपोपॉलीसेकेराइड। मैंने क्या बोला था, डिफरेंस है, डिफरेंस है। हमने जो बैक्टीरियाज पढ़े और इसमें डिफरेंस है। तो पहला डिफरेंस आपको यही दिख गया सेल वॉल के अंदर। पहले हम क्या पढ़ रहे थे, बैक्टीरिया पेप्टिडोग्लाइकन। आर्के बैक्टीरिया को छोड़ो, आर्के बैक्टीरिया को आपको अलग से लर्न करना है, वो आपको समझ आई थिंक लर्न भी हो गया होगा, इतना कुछ डिफिकल्ट है नहीं उसमें। नेक्स्ट ये भी बहुत इजी है, हमने पेप्टिडोग्लाइकन पढ़ा। पहली मॉडिफिकेशन क्या है, यहाँ पर एक और सेल वॉल प्रेजेंट है दैट इज मेड अप ऑफ लिपोपॉलीसेकेराइड। दैट सेल वॉल इज सराउंडेड बाय, सेल वॉल डायरेक्ट सराउंडेड है किससे, म्यूसिलेजिनस शीट से। यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स भी देखने को नहीं मिल रहा है। नेक्स्ट उसके बाद क्या है, ये म्यूसिलेजिनस शीट मैंने क्या बोलता, ग्लूकोज और प्रोटीन की लेयर है। किस लिए प्रेजेंट होती है, प्रिवेंट फ्रॉम डेसिकेशन। डेसिकेशन का मतलब बैक्टीरिया को सूखने से, कॉलोनी को सूखने से बचाती है, ड्राइंग से प्रिवेंट करती है। ओके, अब बात आती है साइटोप्लाज्म। पहली बात, डबल स्ट्रैंडेड सिंगल सर्कुलर डीएनए सबको पता है, 70s राइबोसोम आपको पता है। ओके, सो ये सारी चीजें आपको पता है। बात यहाँ पर क्या आती है कि व्हाट इज अ यूनिक इन दिस साइनोबैक्टीरिया, जो हमारे अदर बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं था या जो आर्के बैक्टीरियाज में प्रेजेंट नहीं था। पहली बात, आपको ये स्ट्रक्चर दिख रही है क्या, ये स्ट्रक्चर आपको 10th क्लास में थाइलाकोइड जो था वैसी नहीं दिख रही? क्या ये स्ट्रक्चर आपको थाइलाकोइड जैसी नहीं दिख रही? तो अगर मैं कहूं ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अंदर की तरफ फोल्ड होकर और फिर यहां से ये टूट गई, तब जाकर हमारी क्या है, ये स्ट्रक्चर बन गई। और ऐसी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड क्रोमैटोफोर। सेल वाले चैप्टर में हम इसकी फॉर्मेशन पढ़ेंगे, मैंने यहीं पर आपको बता दी। इट इज it is a structure developed by the plasma membrane। ऐसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन अंदर इनफोल्ड हुई और फाइनली यहां से टूट गई और हमारा क्या बन गया, क्रोमैटोफोर बन गया। इसी से हमारा क्या बन गया, क्रोमैटोफोर बन गया। अब ये जो क्रोमैटोफोर को थाइलाकोइड समझो। थाइलाकोइड के पास बेटा क्या था, क्लोरोफिल था, याद आया, थाइलाकोइड कंटेनिंग क्लोरोफिल। तो ऐसे क्रोमैटोफोर के पास भी पिगमेंट्स है, क्लोरोफिल जैसे ही पिगमेंट्स है जिनका काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करके खाना बनाना है। तो इट मींस जो खाना बन रहा है वो लाइट रिएक्शन जो आप पढ़ते हो 10th क्लास में, वो कौन कर रहा है, यहाँ पर क्रोमैटोफोर्स कर रहे हैं। दीज आर इक्विवेलेंट टू थाइलाकोइड्स।
कंटेनिंग फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स। अब जो खाना बनता है किस फॉर्म में पढ़ा था आपने 10th क्लास में, ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और ये स्टोर किस फॉर्म में होता था, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता था, मैम हमने पढ़ा। अगर मैं कहूं यहाँ भी खाना ग्लूकोज की फॉर्म में बन रहा है, पर जो स्टोर हो रहा है वो स्टोर हो रहा है इन ए फॉर्म ऑफ साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स। ये साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स ये क्या है? साइनोफाइशियन जो है इट इज अ फॉर्म ऑफ ग्लूकोज लगा हुआ, या आप बोल सकते हो ग्लूकोज जैसी ही स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज की यूनिट है ग्लाइकोजन। ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती थी एनिमल्स के अंदर? ग्लाइकोजन। वो तो हमने प्लांट्स के बारे में पढ़ा था। एनिमल्स में ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होती थी? ग्लाइकोजन के फॉर्म में, या बोल सकते हो अदर ऑर्गेनिज्म देन प्लांट्स। तो प्लांट्स की बात है तो ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो रही थी? स्टार्च। प्लांट्स को छोड़ के दूसरे ऑर्गेनिजम्स में किस में स्टोर हो रही थी? ग्लाइकोजन की फॉर्म में। इट मींस दिस साइनोफाइशियन जो आप नाम देख रहे हो इट इज सिमिलर टू द ग्लाइकोजन। ये क्या है? ग्लाइकोजन का सिमिलर है। इट मींस क्रोमैटोफोर्स और इसके साइटोप्लाज्म में जितना खाना बना वो एक जगह पर इकट्ठा हो गया। इकट्ठा होने को हम क्या बोलते हैं? ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। मैंने बेसिक्स में समझाया है, ग्रैन्यूल्स आर लाइक अ पत्थर। जैसे किडनी स्टोन हो जाता है ना, यूरिक एसिड जमा होकर ऐसे ही खाना जमा होकर यहाँ पर पत्थर जैसी स्टोर्ड फूड बन गया, जिसको हम क्या बोलते हैं? साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल्स बोलते हैं। एंड ब्रॉडर इसको क्या बोलते हैं? इंक्लूजन बॉडीज बोलते हैं। तो ऐसी स्ट्रक्चर्स जो सॉलिड होती है बैक्टीरियाज के अंदर विदाउट मेम्ब्रेन, उनको हम किस नाम से जानते हैं? इंक्लूजन बॉडी के नाम से जानते हैं। अगर आपको ये इसके बारे में और जाना तो आप पीछे वाला लेक्चर दोबारा से देखो। चलिए, तो इसके अंदर क्या है? गैस वैक्यूल्स भी होता है। मुझे बताओ, तैरना भी तो है इसको पानी के सरफेस के ऊपर। कभी साइनोबैक्टीरिया नीचे क्यों नहीं है? डीप क्यों नहीं है? जहां पानी इकट्ठा हो जाता है वहां पर सबसे नीचे क्यों नहीं है, सिर्फ सरफेस पर क्यों होता है? बिकॉज दे हैविंग गैस वैक्यूल्स, और जो एक बॉयंसी का काम करते हैं, इनको तैराने का काम करते हैं। समझ में आ गया है? आई थिंक साइनोबैक्टीरिया की क्लियर है आपको। क्या क्या नई चीजें आपको मिली कि यहाँ पर 2 सेल वॉल है, म्यूसिलेजिनस शीथ है, यहाँ पर ग्लाइकोकैलिक्स नहीं है, इसके पास थाइलाकोइड लाइक स्ट्रक्चर है, क्रोमैटोफोर्स, हैविंग अ फूड स्टोरेज, यहाँ पर साइनोफाइशियन है, फूड की स्टोर्ड फॉर्म, कंटेनिंग गैस वैक्यूल्स, जो गैस वैक्यूल इसको बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। अब बात आती है जो क्रोमैटोफोर्स है उन्होंने फोटोसिंथेसिस की, उसमें क्या क्या पिगमेंट्स होते हैं? पहला पिगमेंट है क्लोरोफिल ए, सिमिलर टू ग्रीन प्लांट्स, हैविंग कैरोटिनॉइड्स जिसको येलो कलर देते हैं, हैविंग फाइकोसियानिन जिसको ब्लू कलर देते हैं, हैविंग फाइकोइराथिन जिसको रेड कलर। आपको पता है अगर किसी बच्चे ने इन पिगमेंट्स को लर्न कर लिया ना, हर जगह मतलब चाहे कोई प्लांट आ जाए चाहे कोई एनिमल आ जाए, अगर वहां पर ये पिगमेंट्स प्रेजेंट है तो यही रिस्पेक्टिव कलर देंगे, और कोई एंटाइटी ऐसा कलर प्रोवाइड नहीं कर सकती। अगर कहीं पर भी फाइकोसियानिन आएगा तो हमेशा ब्लू कलर आएगा। किसी भी प्लांट की बात कर लो, किसी भी बैक्टीरिया की बात कर लो, अगर उसमें फाइकोसियानिन है तो उसमें कैसा कलर है? ब्लू कलर है। फाइकोइरेथिन कैसा है? रेड कलर। अरे बैक्टीरिया देखो प्लांट की तरह फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, मैम क्या पढ़ा रहे हो? तो इसलिए मैंने बोला कि इट इज इंटरेस्टिंग। ट्रू बैक्टीरिया को पढ़ना बहुत इंटरेस्टिंग है कि हमारे पास एक ऐसी स्ट्रक्चर है जो प्लांट की तरह बिहेव कर रही है। नॉट ऑल ब्लू ग्रीन एल्गी इज ब्लू ग्रीन। मैंने अभी क्या बोला कि क्या हर कोई एल्गी ब्लू ग्रीन है? There are the some also साइनोबैक्टीरिया ऐसे भी हैं जो ब्लू ग्रीन ना होकर रेड होते हैं, तो इसलिए हमने उसका नाम क्या रख दिया? रेड एल्गे रख दिया, क्योंकि वो क्या होते हैं? रेड कलर के होते हैं। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा साइनोबैक्टीरिया, आई थिंक आपको क्लियर है। नेक्स्ट आता है हमारा दैट इज माइकोप्लाज्मा। अब माइकोप्लाज्मा क्या है? बहुत ही खतरनाक है। ये इतना खतरनाक है कि हमारे फिल्टर्स में से भी क्रॉस हो जाता था जब तक ये डिस्कवर नहीं हुआ था। हम पानी पी रहे हैं साथ में माइकोप्लाज्मा पी रहे हैं, पैसा लगा दिया, फिल्टर्स लगा दिए, और ये बैक्टीरिया छन ही नहीं रहा है उसके अंदर से। तो जो माइकोप्लाज्मा था इसकी डिस्कवरी की ई नोकार्ड एंड आर रॉक्सनेक, एंड नोवेक इज अ पर्सन हु मेक्स द जीनस माइकोप्लाज्मा, जिसने माइकोप्लाज्मा को इंट्रोड्यूस किया। तो ये जो माइकोप्लाज्मा है ये हमें मिला कैसे? हमने देखा एक कैटल है, ये कैटल सफर कर रही है, जूझ रही है किससे? एक डिसीज से, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लूरोन्यूमोनिया। क्या बोलते हैं? प्लूरोन्यूमोनिया। अब जो प्लूरोन्यूमोनिया है, ये प्लूरोन्यूमोनिया
क्या था, एक डिसीज कोज कर रहा था कैटल की, एक डिसीज है ये। कैटल किससे सफर कर रही थी, एक प्लूरोनिमोनिया लाइक डिसीज से सफर कर रही थी। फिर इसकी बॉडी से हमने एक प्लूरल फ्लूइड निकाला। प्लूरल फ्लूइड का मतलब किसके ब्लड में से कुछ फ्लूइड ले लिया, सीरम, या समझ लो कि इसके अंदर से ऐसे लिक्विड को निकाला जो लिक्विड के अंदर चांसेस थे कि इसी लिक्विड की वजह से बीमार हो रही। जब उस प्लूरिड फ्लूइड को निकाला तो उसमें हमें क्या दिखी, एक बैक्टीरिया की पॉपुलेशन दिखी। उस बैक्टीरिया को हम क्या बोलते हैं, माइकोप्लाज्मा बोलते हैं। अब माइकोप्लाज्मा का ही एक टाइप ऑफ बैक्टीरिया है पीपीएलओ, जो क्या कोज करते हैं या जिनको हम क्या बोलते हैं, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो बहुत सारे बच्चों को लगता है कि माइकोप्लाज्मा एक ही बैक्टीरिया। अगर मैं कहूं माइकोप्लाज्मा इज जीनस, जीनस का मतलब इसके अंदर बहुत सारी स्पीशीज आएगी और वन ऑफ द स्पीशीज इज पीपीएलओ, वन ऑफ द स्पीशीज इज पीपीएलओ। क्या करेक्टर्स हैं इसके, पहला करेक्टर है बेटा माइकोप्लाज्मा का कि दीज आर यूनिसेलुलर। ये क्या होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं। आर द स्मॉलेस्ट प्रोकैरियोट, सबसे छोटे प्रोकैरियोट। अगर बैक्टीरिया में भी देखें कि सबसे स्मॉल कौन सा होता है, दैट स्मॉलेस्ट फॉर्म इज योर माइकोप्लाज्मा, जिसकी लेंथ होती है 0.3 माइक्रोमीटर और वॉल्यूम के हिसाब से कितना साइज है, 0.1 माइक्रोमीटर। Lack cell wall, characteristic feature of the mycoplasma, they doesn't have the cell wall in their cell envelope. That why, अगर हम बोले कि जो सेल वॉल है, सेल वॉल का फीचर हमने पढ़ा था कि भाई ये क्या करती है, इट हेल्प इन या इट प्रोटेक्ट द बैक्टीरिया फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग। फ्रॉम बर्स्टिंग एंड कोलैप्सिंग से ये क्या करती है, माइकोप्लाज्मा को बचाते हैं। क्या, बर्स्ट होने से और कोलैप्स होने से ये माइकोप्लाज्मा को बचाते हैं। So these are the mycoplasmas that protect the bacteria from bursting and collapsing. बर्स्ट और कोलैप्स होने से ये माइकोप्लाज्मा को बचाते हैं। तो अगर मैंने ये ऐसा क्यों कर पाए, क्योंकि सेल वॉल इज अ रिजिड, थिक वॉल होती है सेल वॉल क्या होती है, थिक वॉल। अगर मैं कहूं मैंने इसी सेल वॉल को हटा दिया तो अब हम क्या हो गए, फ्लैक्सिबल हो गए। तो जब हम फ्लैक्सिबल हो जाते हैं तो हम कोई भी शेप को क्या कर सकते हैं, अटेन कर सकते हैं। इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक शो प्लियोमॉर्फिज्म, प्लियोमॉर्फिज्म जो अपनी शेप को चेंज करे। Thus, these are called jokers of the plant kingdom. इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, jokers of the plant kingdom बोलते हैं। They absorb the nutrition by osmosis. Osmosis का मतलब higher concentration to lower concentration। बिल्कुल, osmosis का मतलब क्या होता है, flow of material from higher concentration to lower concentration through semi-permeable membrane। सिलेक्टिव मेम्ब्रेन सिलेक्टिव न्यूट्रिशन कैरी करता है। रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन, अब इसको समझो, याद हो सबको, आई थिंक पता भी होता है, पेनिसिलिन इज अ कॉमन दवाई जो बैक्टीरिया के अगेंस्ट ली जाती है, डॉक्टर्स के द्वारा दी जाती है पेनिसिलिन। और अगर मैं कहूं पेनिसिलिन हमारी बॉडी में आकर क्या करती है, ये पर्सन है, इस पर्सन ने पेनिसिलिन को खाया तो ये कैसे अफेक्ट करेगा। दिस इज अ पर्सन जिसकी बॉडी में क्या इन्फेक्शन है, बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन है। ये बैक्टीरियाज का इन्फेक्शन है और ये बैक्टीरिया की मैंने बाहर क्या बना दी, सेल वॉल बना दी। तो बैक्टीरिया का इन्फेक्शन है इसको और इसने क्या खा ली, पेनिसिलिन खा ली। जैसे पेनिसिलिन खाई, पेनिसिलिन क्या करती है, इसका मोड ऑफ एक्शन है सेल वॉल, मतलब इट डिग्रेड या इट कटेड द सेल वॉल ऑफ द बैक्टीरिया। किस पर अटैक करती है, सेल वॉल पर। और जैसे ही बैक्टीरिया की सेल वॉल कट की तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से सारा का सारा फ्लूइड निकल गया और ये क्या हो गया, बैक्टीरिया मर गया। अगर मैं कहूं मेरे पास माइकोप्लाज्मा, इसके पास तो सेल वॉल ही नहीं है, अटैक कहां करेगी, सेल वॉल ही नहीं है तो अटैक कहां करेगी। तो इट मींस माइकोप्लाज्मास आर रेजिस्टेंस टू पेनिसिलिन। पर इसके लिए अलग है, जो सेल के अंदर के कंपोनेंट्स को अटैक करते हैं या सेल मेम्ब्रेन को अटैक करते हैं, दोज आर द प्रोटीन्स कंटेनिंग या प्रोटीन अटैकिंग एंटीबायोटिक्स, जिनको हम क्या बोलते हैं, टेट्रासाइक्लिन एंड क्रोमैनोफेनेकोल। तो इन एंटीबायोटिक्स को हम बोलते हैं सेंसिटिव है। सेंसिटिव का मतलब इसके ऊपर माइकोप्लाज्मा रिएक्ट करता है और उसकी डेथ भी कोज हो सकती है।
नेक्स्ट दे आर द फैकल्टेटिव एनारोब ग्रोज इन बोथ प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ द ऑक्सीजन, दोनों प्रेजेंस में ग्रो कर सकते हैं। सेप्रोफाइट है और पैरासिटिक है, मोस्टली पैथोजेनिक टू एनिमल एंड प्लांट और कोजिंग न्यूमोनिया, बोवाइन प्लूरोन्यूमोनिया, मतलब प्लांट्स और एनिमल्स में बीमारियां कोज करते हैं। लिटिल लीफ डिसीज ऑफ ब्रिंजल विच इज ब्रूम, चुड़ैली झाड़ू, ग्राउंडनट, एस्टर येलो डिसीज ऑफ sunflower, these all are the disease caused in a plant by mycoplasma। and इसका बहुत अच्छा फीचर है कि they can also pass through 1 microliter filter, या फिर आप बोल सकते हो बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर, कि they can also pass through बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर्स, बैक्टीरियल प्रूफ फिल्टर से भी ये क्या हो जाते हैं, पास हो जाते हैं। चलिए, तो माइकोप्लाज्मा समझ में आया। तो माइकोप्लाज्मा जैसे आपको समझ में आ गया, तो यहाँ से हमारा मोनेरा किंगडम और उसका क्लासिफिकेशन क्या है बेटा, कंप्लीट है। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इस टॉपिक से रिलेटेड नोट्स और आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस जरूर करना, अपडेटेड एट माय टेलीग्राम चैनल, डू फॉलो दैट चैनल इफ यू, जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। थैंक यू सो मच।